हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि एग्ज़ाम के लिए आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग पी ब्लॉक के तत्व जो लेसन है, इसमें कुछ टॉपिक जो छूट गए थे उनको हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, बताया गया था कि पी ब्लॉक के तत्व में कुल 4 परिवार को शामिल किया गया है, जिसमें पहला परिवार हमारा नाइट्रोजन परिवार है, दूसरा परिवार ऑक्सीजन परिवार है, तीसरा परिवार हैलोजन परिवार है और जो चौथा परिवार है, फोर्थ जो हमारा फैमिली है, जो हम लोग को इंटरमीडिएट में पढ़ना है, वो है नोबल परिवार यानी नोबल फैमिली। तो बच्चों, वैसे तो पी ब्लॉक के अंदर कुल 6 परिवार आते हैं, बट जो हमारा इंटरमीडिएट का सिलेबस है इसमें नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हैलोजन परिवार और नोबल परिवार ही शामिल किया गया है। इन चारों परिवार में से मैंने आप लोगों को इन चारों परिवार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें हम लोगों ने 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा था। पहला वाला जो था वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जो दूसरा था वो अक्रिय गैसों की तरह जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा था, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन दोनों को हम लोगों ने कवर कर लिया था इन चारों परिवार में। साथ ही साथ इनके सामान्य परिचय के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। साथ ही नाइट्रोजन परिवार और ऑक्सीजन परिवार पूर्ण रूप से हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। आज हम लोगों को आज के लेक्चर में हैलोजन परिवार यानी हैलोजन फैमिली और नोबल परिवार यानी नोबल जो गैसेस की फैमिली है, इनको हम लोगों को डिस्कस करना है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में हैलोजन परिवार और समूह नंबर जो 18 है उसमें से कुछ टॉपिक रिड्यूस भी किए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे वो टॉपिक्स लिख लिए हैं जो हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बच्चों, जो हैलोजन परिवार है, समूह नंबर जो 17 है, इनके जो सब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों को पढ़ के जाना है, उसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऑक्सीकरण अवस्था बताऊंगा हैलोजन परिवार की, फिर इनके उपलब्धता के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद मैं हैलोजन परिवार में उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों का मैं क्रम बताऊंगा, उनके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या कैसे बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। उसके बाद हैलोजनों के कुछ यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्लोरीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इनको बनाने की हम लोग विधि पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि और सामान्य विधि हम लोगों को देखना है। साथ ही साथ इनके क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ गुणधर्म और इनके उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद कुछ अंतर हैलोजन यौगिक हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और तथा लास्ट में हैलोजन के ऑक्सी अम्लों के बारे में, ऑक्सी अम्ल को ऑक्जो एसिड बोलते हैं, इसको ऑक्जो एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद समूह नंबर 17 खत्म करने के बाद हम लोग समूह नंबर 18 जो कि नोबल परिवार है, इसमें हम लोग इनकी उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों का क्रम तथा इनके उपयोग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, एक बात याद रहे कि इनमें हम लोग आज के जो लेक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके सामान्य परिचय के बारे में नहीं देखेंगे, क्योंकि यह टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सामान्य परिचय वाला, इन दोनों के लिए मैंने आप लोग को रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर दिया था। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समूह नंबर 17, जिसे हैलोजन परिवार कहा जाता है, इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग हैलोजन परिवार की ऑक्सीकरण अवस्था, हैलोजन परिवार में हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में देखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था। तो बच्चों, हैलोजनों में जैसा कि आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मेनली इन 4 एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये 4 एलिमेंट्स मेनली इसमें आते हैं। इसके अलावा भी एस्टेटिन भी है, बट हम लोग को मेनली इन चारों के प्रॉपर्टीज के बारे में ऑक्सीकरण अवस्था में पहले हम लोग देखेंगे। बच्चों, इसमें जो फ्लोरीन है, अगर हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो फ्लोरीन जो है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है।
ये हमेशा दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है या ये कहें खींच लेता है। इसका कारण ये है बच्चों कि फ्लोरीन जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जो हमारा फ्लोरीन है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होती है। इसके अलावा जितने भी मेंबर हैं इन सब की ऑक्सीकरण अवस्थाएं फ्लक्चुएट करती हैं, वैरी करती हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि इन मेंबर के पास d ऑर्बिटल्स होता है, तो ये अलग अलग अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेड करके, अपने इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके ऑक्सीकरण अवस्था को ज़्यादा मतलब बढ़ा के शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अन्य जो तत्व हैं उनमें हम लोगों को ऑक्सीकरण अवस्था -1 के साथ साथ +1, +3, +5 और +7 भी देखने को मिल सकती है। इसका एक रीजन है बच्चों, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल है, d कक्षक है, और ये d कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों को भेजकर एक तरह से उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित अवस्था में ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को एक तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि इस समूह का जो समूह नंबर 17 है, इस समूह के तत्वों को हम लोग हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन बोलने के पीछे भी एक कारण है बच्चों कि ये जो हैलोजन हैं इनको हैलोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री जल के अंदर उपस्थित होते हैं और ये ज़्यादातर लवण का निर्माण करते हैं समुद्री जल में, यानी साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और साल्ट का फॉर्मेशन करने के कारण ही इन्हें क्या बोला जाता है, हैलोजन। अब बच्चों हम लोग हैलोजन के कुछ और गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रॉपर्टी है वो इनकी भौतिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? भौतिक अवस्था। तो हैलोजनों की भौतिक अवस्था के बारे में बात करें तो इसमें आप लोग को पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 4 मेंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, शुरुआत वाले जो 2 मेंबर हैं वो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जो हमारा ब्रोमीन है, याद रखिएगा, ये लिक्विड स्टेट में यानी तरल अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इस ब्रोमीन को हम लोग लिक्विड नॉन मेटल भी कहते हैं, याद रखिएगा। और जो लिक्विड मेटल है वो तो मरकरी है हमारा, बट जो लिक्विड नॉन मेटल है वो ब्रोमीन है। साथ ही जो आयोडीन है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो परमाणु त्रिज्या में जब हम समूह की बात करें बच्चों, यानी समूह का मतलब जो ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग, तो ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः जो इनके परमाणु में कोषों की संख्या है वो बढ़ती जाती है नीचे आने पर, और बढ़ती जाने की वजह से इनका आकार भी बढ़ता जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि समूह में सबसे बड़ा जो आकार होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से सबसे बड़ा आयोडीन का होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का होगा। अब हम लोग बात करते हैं आवर्त में। आवर्त का मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं, किसी भी आवर्त में जब हम लोग जाते हैं, तो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर मूव करें तो जो यहाँ पे हैलोजन मौजूद हैं समूह नंबर 17 में, इनका जो आकार होता है बच्चों अपने आवर्त में सबसे छोटा होता है। याद रखिएगा, नोट्स में आप इसको नोट जरूर करिएगा कि हैलोजनों का जो आकार होगा वो अपने आवर्त में सबसे छोटा होता है। ये बात ध्यान में रखना है आपको। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है बच्चों, जो जेड इफेक्टिव है, उसका मान सबसे अधिक होता है। तो क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय जो आवेश है वो सबसे ज़्यादा है, यही कारण है कि ये अपने आवर्त के अंदर इनकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों घनत्व। और घनत्व के बारे में बात करें तो जो हमारे हैलोजन हैं, अगर मैं ऊपर से नीचे समूह के अंदर मूव करूं, ऊपर से नीचे, तो इनका घनत्व तो बढ़ता जाता है। गलनांक और क्वथनांक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गलनांक और क्वथनांक इनका रिलेटिवली अन्य की तुलना में कम होता है। अब नेक्स्ट है बच्चों आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम कम से कम ऊर्जा देते हैं उसे ही आयनन ऊर्जा कहा जाता है, और इनका आयनन ऊर्जा बहुत ही अधिक होता है बच्चों। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालते नहीं हैं, अतः हमको
अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनों को निकलवाने के लिए, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इनका आयनन ऊर्जा काफी अधिक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट पॉइंट इज विद्युत ऋणात्मकता। और आपको मैंने बताया कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन। और आपको मैंने सीरीज भी बताया था, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है और फिर नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस समूह के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक जो है वो आयोडीन है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हमारा हैलोजन में बनता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी क्या है कि जब हम किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन देते हैं और देने के बाद वो जितनी एनर्जी को रिलीज करता है, जितना एनर्जी निकालता है, वही उसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी हो जाती है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी होगा वो उतना ही निगेटिव इसलिए आता है वर्ड क्योंकि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो होता है अस्थाई, और अस्थाई होने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज आउट करता है। और जब एनर्जी निकालेगा तो ये प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा? एक्जोथर्मिक, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब इसके लिए जो डेल्टा एच होगा, उष्मा जो परिवर्तन होगा वो होगा ऋणात्मक। तो याद रखिएगा कि जितना अधिक निगेटिव इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी होगी वो तत्व उतना ज्यादा अस्थाई होगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो तत्व हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। इसने भी इलेक्ट्रॉन लिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन लिया। ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है और ये जो है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 500 किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है। तो हम ये कहेंगे कि जो बी वाला है वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इस पे हम लोग साइन जो लगाते हैं वो निगेटिव लगाते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी हमेशा निगेटिव में होती है और जितना ज्यादा निगेटिव होगा वो उतना अच्छा है, वो उतना ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम इनमें बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी जो सबसे अधिक ऋणात्मक होती है वो क्लोरीन की होती है, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद आयोडीन की। अगेन ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन को एक तरह से जो एक्सेप्ट करने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा किसके पास है, तो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि जो फ्लोरीन का साइज होता है वो फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है और छोटे आकार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में पहले से मौजूद होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, धक्का देना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए ये जो है फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में थोड़ा कम हो जाती है। तो ये बात याद रखिएगा कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद और सबसे कम एनर्जी कौन रिलीज करेगा? आयोडीन। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का क्रम सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर एक्सेप्ट करने पे एनर्जी निकालना है। ये नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अधात्विक लक्षण यानी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। आपको पता है कि चाहे हमारा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें, अधात्विक लक्षण के बारे में बात करें, तो चाहे हमारा फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, ये सब के सब कैसे हैं? अधातु हैं। इसमें से कोई भी धातु नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, जो आयोडीन है वो एक ऐसा अधातु है जो शाइनी प्रॉपर्टी का होता है, मतलब चमकदार होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आयोडीन चमकदार होता है। ओके, अब हम लोग इनके रंग के बारे में देखेंगे। तो रंग बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से अगर आप लोग बात करें तो इसका जो है, इसका जो कलर होता है बच्चों वो हल्का पीला होता है, येलो। क्लोरीन का जो कलर होता है वो होता है ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। और इसका जो कलर होता है वो होता है वायलेट। तो ये कलर याद रखिएगा आप लोग, येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन, वायलेट। और पूछा जाता है ये क्यों कलर शो करते हैं, तो याद रखिएगा इनमें होमोल्यूमो ट्रांजिशन पाया जाता है।
याद रखिएगा इसका कारण क्या है, होमो ल्यूमो, एक तरह से ट्रांजिशन को हम लोग बोल सकते हैं संक्रमण। तो इनमें होमोल्यूमो संक्रमण पाया जाता है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ऊपर नीचे जंप होता है, जिसकी वजह से ये एक तरह का रेडिएशन को इमिट करते हैं और उस रेडिएशन का जो कलर होता है वो यहाँ पे येलो, ग्रीनिश येलो, यहाँ रेडिश ब्राउन और यहाँ पे वायलेट होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग इनके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। अगला प्रॉपर्टी है बच्चों आक्सीकारक गुण। बच्चों आपको पता है कि जैसे कि हैलोजन अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने से ये खुद तो अपचयित होंगे, बट दूसरे को ये ऑक्सीकृत कर देंगे। और सबसे अच्छा ऑक्सीकारक जो होता है वो होता है हमारा फ्लोरीन। ये सभी के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, खुद रिड्यूस होता है, खुद अपचयित होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी शो करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़े। अब बच्चों हम लोग क्लोरीन बनाने की विधि पढ़ेंगे। क्लोरीन गैस आपके सिलेबस में है, इसके बनाने की विधि हम लोग देखेंगे। बच्चों सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा इस क्लोरीन का जो खोज है वो सीले नाम के वैज्ञानिक ने 1774 में किया था। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले लैब में, लेबोरेटरी के अंदर हम लोग क्लोरीन गैस कैसे बनाते हैं। तो बच्चों लैब में बनाने के लिए हम लोग किसी एक मेथड को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर चाहें इसको लैब में बनाना तो हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो हम लोगों को मैग्नीज क्लोराइड साथ में जल और क्लोरीन गैस बनती हुई मिलती है। तो कैसे हम लोग ये रिएक्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करने पे मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बच्चों और भी बहुत सारी विधियां हैं प्रयोगशाला में बनाने की। जैसे एक विधि और है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेकर K2Cr2O7 जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं और इस अभिक्रिया में पोटेशियम क्लोराइड साथ ही साथ क्रोमियम क्लोराइड और हमारे पास जल और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। लैब मेथड के बाद अगला जो मेथड होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। तो इंडस्ट्रीज में कैसे हम क्लोरीन गैस को बनाएंगे, तो इसके लिए एक बहुत फेमस विधि है बच्चों डिकन प्रोसेस। याद रखिएगा ये डिकन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिकन विधि में हम लोग करते क्या हैं, तो बच्चों इस विधि में हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है उसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्यूप्रस क्लोराइड पर प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित करने के बाद हम लोगों को, जैसे अगर मैं कहूँ ये हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी दिख नहीं रहा है, एक मिनट, जैसे मैं कहूँ हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड है, इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक क्यूप्रस क्लोराइड नाम का उत्प्रेरक है और खुद कुछ टेम्परेचर की उपस्थिति में हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें हम लोगों को जल और साथ ही साथ क्लोरीन गैस बनती हुई मिलती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों एक और विधि है इंडस्ट्रियल मेथड में जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता क्या है बच्चों, इस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में बेसिकली हम लोग यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और जल का विलयन ले लेते हैं। और आपको पता है जब सोडियम क्लोराइड और जल के विलयन को लेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन लेते हैं बच्चों, समुद्री जल भी बोल सकते हैं इसको। समुद्री जल को लेने के बाद हम लोग इसको कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटनी विधि इसको बोलते हैं। विद्युत अपघटन में क्या होता है, दो तरह के हम लोग बर्तन में इसको बंद कर लेते हैं। इस बर्तन में दो तरह के प्लेट्स होते हैं, एक का नाम है पॉजिटिव प्लेट, दूसरे का नाम है निगेटिव प्लेट। और जब पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट यहाँ पे हम लोग सोडियम क्लोराइड और जल का जो ये विलयन है यहाँ पे मिला लेते हैं तो देखो इसमें क्या क्या है, ये है सोडियम क्लोराइड और ये है जल। तो सोडियम क्लोराइड और जल टूटते हैं तो एक टूटता है Na+Cl- में, जो जल है वो टूटता है H+ और OH- में। और जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि जो क्लोरीन है जो निगेटिव है वो तो पॉजिटिव की ओर मूव करेगा और जो पॉजिटिव होता है वो किधर मूव करता है, निगेटिव की ओर। तो इसमें हम लोगों को, अच्छा आपको पता है कि ये वाला जो प्लेट है इस प्लेट का अलग अलग नाम भी है। जो प्लस प्लेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनोड प्लेट और जो माइनस प्लेट होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड प्लेट। तो क्लोरीन गैस निगेटिव है तो एनोड पे
हमको कौन सा गैस मिलेगा, एनोड पे हमको क्लोरीन गैस रिलीज होता हुआ मिलेगा। और कैथोड पे कौन सा गैस मिलेगा, कैथोड पे हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और जो विलयन के अंदर बनेगा उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की भी विधि है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी बनता है और इसमें हमको क्लोरीन गैस भी बनते हुए मिलता है। आइए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, क्लोरीन के कुछ भौतिक गुण देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं क्लोरीन के। मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर हूं बच्चों, तो मेरी आवाज को आप सुन के नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। तो बच्चों जो फिजिकल प्रॉपर्टी और क्लोरीन का है, इसमें पहला पॉइंट तो यही है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो गैस होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है। आप लोग को मैंने अभी अभी नोट कराया है कि येलो और क्लोरीन का जो गैस है, मतलब जो गैस है वो ग्रीनिश येलो कलर का है। साथ ही साथ ये पॉइजनस होता है बच्चों, जहरीला होता है, जहरीला याद रखिएगा। इसकी गंध भी बहुत तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, तीक्ष्ण गंध। तो याद रखिएगा ये ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, जहरीला होता है, तीक्ष्ण होता है और ये जल में घुलनशील होता है। याद रखिएगा जल में क्या होता है, घुलनशील। और जब ये जल में घुल जाता है तो क्लोरीन जल के साथ मिलने पर क्लोरीन जल का निर्माण करता है, यानी क्लोरीन वाटर बोलते हैं। कौन सा वाटर बोलते हैं, क्लोरीन वाटर। याद रखिएगा क्लोरीन जो है ये वायु मतलब हवा या ऑक्सीजन से भारी गैस है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसके हम कुछ रासायनिक गुणों के बारे में देखते हैं। बच्चों पहला है, अगर हम लोग देखें इसके ज्वलनशीलता, पहले हम लोग इसका देखते हैं ज्वलनशीलता। तो याद रखिएगा जो क्लोरीन गैस है वो खुद तो नहीं जलेगी, बट ये दूसरे पदार्थों को जलने में मदद करती है। लाइक सल्फर को ये जलने में मदद करती है और सल्फर को जलाने के बाद ये सल्फर मोनोक्लोराइड या फिर डाई सल्फर डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर ये अधातुओं से क्रिया करेगी, लाइक अगर फास्फोरस से इसका क्रिया करा दें तो या तो PCl3 बन सकता है या तो हमको मिल सकता है PCl5 मिल सकता है। अगर ये धातुओं से क्रिया करेगा, मान लो ये सोडियम से क्रिया किया तो सोडियम से क्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड बनाएगा, पोटेशियम से क्रिया किया तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। और अगर मैं कहूँ जिंक से क्रिया किया क्लोरीन गैस, तो बताओ कौन सा क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जल में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब मैं अभी आपको बताया हूं कि जल के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्लोरीन वाटर का निर्माण होता है और साथ ही साथ एक एसिड भी, हाइपोक्लोरस एसिड एक बनता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इनके विरंजक गुण के बारे में पढ़ते हैं। विरंजक गुण याद रखिएगा, क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे पदार्थों के रंग को उड़ा देते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। तो हमारा जो क्लोरीन है ये विरंजक गुण शो करता है बच्चों, और ये विरंजक गुण जो शो करता है वो ड्यू टू ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से ये विरंजक गुण शो करता है। ये हमारा फूल की कह सकते हैं पत्तियों का रंग इत्यादि का रंग क्या कर देता है, उड़ा देता है बच्चों। तो ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीकृत करके ये पदार्थों का रंग उड़ाने की कैपेबिलिटी शो करता है, इसी को गुण को बोलते हैं विरंजक गुण। अब एक और बात याद रखिएगा, इसका उपयोग हम लोग जीवाणुनाशक के रूप में भी करते हैं। आप लोग को पता होगा कि क्लोरीन की जो एक तरह से हम लोग पानी के अंदर छिड़काव कर देते हैं जिससे पानी जो है वो शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं के जो सेलवाल है, इन सेलवाल के अंदर ये मतलब एक तरह से परफोरेशन कर देता है, छिद्र कर देता है, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो ये जीवाणुनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, पानी को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए इसके कुछ उपयोग देखते हैं, क्लोरीन के उपयोग। किसके उपयोग? क्लोरीन के उपयोग। तो क्लोरीन के उपयोग में बच्चों कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग हम लोग लैब में कर सकते हैं, लेबोरेटरी में। दूसरा, विरंजक के रूप में कर सकते हैं। सब नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। इसका उपयोग लैब में यानी प्रयोगशाला में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग विरंजक के रूप में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग एक तरह से धातुओं के निष्कर्षण में भी कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग ब्रोमीन बनाने में, क्लोरोफार्म बनाने में, फॉस्जीन गैस बनाने में। फॉस्जीन गैस
POCl2, ये फॉस्जीन गैस है। तो फॉस्जीन गैस बनाने में हम लोग कर सकते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग हम लोग विस्फोटक बनाने में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग डाइस बनाने में यानी रंजक पदार्थ बनाने में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में एक गैस बना था बच्चों, जिसका नाम होता है मस्टर्ड गैस। ये सरसों की तेल की तरह महकता था और बहुत सारे लोगों को ये मार दिया था ये गैस। तो बहुत सारे गैसों को ये मारने में रिस्पॉन्सिबल था मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस को भी बनाने में हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। और फॉस्जीन गैस भी बहुत जहरीली गैस होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। फॉस्जीन कब बनता है? जब क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ देते हैं, तो हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, ये क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके एक जहरीला गैस बनाता है जिसे बोलते हैं फॉस्जीन गैस। और इसलिए याद रखिएगा फॉस्जीन गैस बहुत जहरीली गैस है, ठीक है। अब हम लोग इतना करने के बाद नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस। क्लोरीन पढ़ने के बाद जो हमारे सिलेबस में दूसरा है उसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में बच्चों पहला जो विधि है, इसमें हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। तो जो गैस बनता है उसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है बच्चों, ये रंगहीन गैस होती है, लेकिन इसकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है। ये जल में विलेय भी होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये संक्षारक प्रवृत्ति की होती है, मतलब ये हमारे स्किन को जला सकता है, कोरोड कर सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसको अगर हम लोग सूंघेंगे तो हम लोग को जलन भी हो सकती है। एक बात और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, अगर इसको हम लोग लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करें तो लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन क्लोराइड H+ और Cl- में नहीं टूटता है। याद रहे, तब हमको लिटमस पेपर को अगर टेस्ट करना है तो हाइड्रोजन गैस नहीं लेके हमको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन लिक्विड लेना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन लिक्विड कैसे बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड, जब इस गैस को हम लोग जल में प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड बनता है और इसे ही हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये तो गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब ये एसिड है, अब इस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में ये टूटेगा H+ और Cl- में, तब ये जो H+ है ये लिटमस पेपर के कलर को नीले से लाल करता है। तो बताओ अम्लीय माध्यम में लिटमस पेपर किस कलर में चेंज हो जाता है? नीले से लाल में, अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में। बट अगर हम लोग इसको गैसीय स्टेट में ही रखेंगे तो ये कोई भी कलर चेंज नहीं शो करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक तरह से हम लोग इसके सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को देखो। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये गैसीय स्थिति में रहता है और साथ ही साथ ये तीक्ष्ण गैस है, ये बात ध्यान रखना है। केमिकल में क्या होगा कि जब इनका हम धातुओं से रिएक्शन कराएंगे तो धातु के क्लोराइड्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। जब इनका ऑक्साइड से हम रिएक्शन कराएंगे तब भी धातुओं के क्लोराइड से मतलब अगर धातु के ऑक्साइड से हम रिएक्शन कराएंगे तब भी धातु के क्लोराइड और साथ ही साथ हम लोग को जल मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके उपयोग देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है या हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है, इसका उपयोग हम लोग बच्चों एक तरह से पेंट इंडस्ट्री में, औषधि बनाने में, पेंट बनाने में, और साथ ही साथ हम लोग इसका लेदर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग। और एक बात और याद रखिएगा, हड्डियों से हम लोग कभी कभी ग्लू का निष्कर्षण करते हैं, हड्डियों से ग्लू निकालते हैं, तो उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। एक टर्म आता है एक्वारेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्वारेजिया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो उपयोग है एक्वारेजिया बनाने में यूज किया जाता है। आप लोगों को पता होगा एक्वारेजिया जो है वो HNO3 और HCl का रेशियो होता है, 3:1 का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को एक्वारेजिया बोलते हैं। इसमें गोल्ड वगैरह के निष्कर्षण में या गोल्ड को डिसॉल्व करने में, सिल्वर को डिसॉल्व करने में इस एक्वारेजिया का यूज किया जाता है। और जो एक्वारेजिया उसको हम लोग अम्लराज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये सब हम लोगों को करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करेंगे कुछ ऑक्सो एसिड्स के बारे में। ऑक्सो एसिड्स,
तो बच्चों ऑक्सो एसिड्स देखिए, ऑक्सो एसिड में हम लोग क्लोरीन के 4 तरह के ऑक्सो एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगा, उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होता है बच्चों इसका नाम है परक्लोरिक एसिड, याद रखिएगा इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। इसका नाम है बच्चों क्लोरिक एसिड। इसका नाम है क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। और इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। कौन सा एसिड? हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये चारों एसिड का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है हाइपोक्लोरस, फिर क्लोरस, फिर क्लोरिक एंड परक्लोरिक। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ जाएगा? +3। यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ जाएगा? +3, सॉरी यहाँ पे +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5 और यहाँ पर जो हमारा स्टेट है वो होगा +7। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी शो करते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1, क्लोरस एसिड में +3, क्लोरिक एसिड में +5 और परक्लोरिक एसिड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है अंतर हैलोजन यौगिक, जिसे बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब बात से ही स्पष्ट है कि जब 2 हैलोजनों को आपस में मिलाया जाता है तो उनसे अंतर हैलोजन यौगिक बनते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक देखो बच्चों अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं पे हो सकते हैं, +1 वाले, +3 वाले, +5 वाले और +7 वाले। तो देख लो इस तरह के ऑक्सीकरण अवस्था में हो सकते हैं। तो इसमें से एक तो होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन जो दूसरा वाला होगा वो होगा निगेटिव यानी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में। तो अंतर हैलोजन यौगिक के बारे में कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये सहसंयोजक नेचर के होते हैं, वाष्पशील होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक एग्जाम्पल है ClF। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। तो ये देखो XY टाइप का अंतर हैलोजन यौगिक है। अगर हम लोग बात करें BrCl तो बताओ ये भी कौन सा यौगिक है? अंतर हैलोजन टाइप का यौगिक है। अगर हम लोग बात करें ICl तो ICl भी कौन सा यौगिक है? अंतर हैलोजन वाला यौगिक है। अगर हम लोग बात करें BrF तो बताओ ये भी कौन सा यौगिक है? अंतर हैलोजन XY टाइप का। अब XY3 टाइप का अंतर हैलोजन यौगिक कौन कौन सा हो सकता है? जैसे क्लोरीन वाला, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। ये सब देखो 3 अगर आएंगे तो ये XY3 टाइप के अंतर हैलोजन यौगिक हैं। और अगर हम लोग चाहें तो हालांकि ये थोड़ा कम स्टेबल होता है, अगर आप लोग इस बात को ध्यान रखें तो यहाँ पे ICl3 ज़्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू IF3। 5 वाले में BrF5 और साथ ही साथ IF5 आ जाते हैं। और 7 वाले में IF7 जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो ये अंतर हैलोजन यौगिक, इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इनके जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं वो आपको थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है बच्चों, उस नोबल परिवार के बारे में हम लोग को देखना है। तो आपको पता है नोबल परिवार के अंदर आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सारे हमारे गैसेस जो हैं वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये हमारे इस समूह में आते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो हीलियम है उसका समूह जो है वो 2 होना चाहिए, बट वो नोबल परिवार में रखा गया है। ये क्यों? क्योंकि ये जो हीलियम है ये भी क्या होता है? अक्रिय होता है। अब इनके कुछ हम लोग गुणों के बारे में देखते हैं। तो बच्चों जो नोबल परिवार में जो हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन हैं, ये सभी के सभी उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं करते हैं। कुछ को छोड़कर, जैसे जेनॉन वगैरह बॉन्ड बना लेते हैं, बट जो लोअर मेंबर हैं ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, इनका अष्टक जो है वो पूरा होता है। भौतिक गुण की अगर बात करें तो ये गंधहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं और ये एकल परमाणविक होते हैं। यानी जैसे ऑक्सीजन डाइमेराइज हो जाता है O2 के फॉर्म में, या फिर हम लोग कहें क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलता है, ये डाइमेराइज नहीं होते, पॉलीमराइज नहीं होते, वो एकल परमाणविक स्टेट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो मतलब देखा जाए तुलनात्मक रूप से तो काफ़ी कम होता है, बट ऊपर से नीचे आने पर समूह में ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अपने समूह के अंदर इनकी त्रिज्या जो है, अपने आवर्त में, अगर हम लोग आवर्त की बात करें तो अपने आवर्त में नोबल परिवार के जो गैसेज हैं उनकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर
वांडर वाल त्रिज्या पाई जाती है। याद रखिएगा बच्चों, जो हैलोजन परिवार हम लोगों ने पढ़ा था उसकी त्रिज्या सबसे कम होती थी, बट यहां पर इनकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी वांडर वाल त्रिज्या पाई जाने के कारण। ठीक है, ये उत्कृष्ट गैसें जो है बच्चों जल में बहुत कम अल्प मात्रा में विलेय होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं आसानी से, तो इनकी आयनन ऊर्जा का जो मान होगा वो काफी अधिक होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर हम लब्ध इंथैल्पी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं करते, तो इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर हम इनको प्राप्त करने की बात करें तो क्योंकि ये अत्यंत कम अवस्था, मतलब इनकी जो मात्रा है वो लगभग वायु का जो आयतन अगर है उसमें 1% या उससे भी कम इनकी मात्रा मौजूद होती है, ये सदैव मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसके अलावा हम लोग इनके कुछ और गुणों के बारे में देखते हैं। जैसे इनका जो जेनॉन नाम का जो हमारा तत्व है, ये जेनॉन नाम का जो तत्व है बच्चों, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन और ऑक्सीजन से कभी कभी रिएक्शन करता है। जैसे ये XO3 कंपाउंड बनाता है, याद रखिएगा इस कंपाउंड को। XeF2, XeF4 एंड XeF6 नाम के जो कंपाउंड्स हैं, ये इनके छोटे मोटे जो कंपाउंड्स हैं यही बस देखने को मिलते हैं, बाकी ये जल्दी कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं इनके उपयोग। तो बच्चों हीलियम का सबसे पहले देखो उपयोग क्या है। तो जो हीलियम जो है ये अत्यंत हल्का गैस है और ज्वलनशील नहीं होता, तो इनको हम लोग बैलून्स में, हाइड्रोजन बैलून हो गया, ये सॉरी हीलियम बैलून हो गया, इसके अंदर हम लोग भर लेते हैं और भरने के बाद एयरशिप्स वगैरह में भरने के बाद ये हम लोगों को एक तरह से, एक तो फ्लेमेबल भी नहीं है, दूसरे हल्का होता है तो उड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, हीलियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके गोताखोरों जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनको दे दिया जाता है, जिससे वो मतलब एक तरह से सांस जो लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी उनके बॉडी के अंदर जाती है। क्योंकि आपको पता है कि पानी के अंदर जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है, और लिक्विड का प्रेशर बढ़ने से जो हमारे बॉडी के अंदर गैस होती है उनका जो सॉल्युबिलिटी होता है, वो सॉल्युबिलिटी यानी जो विलीयता है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, और अचानक से जब वो ऊपर आते हैं तो उनके ब्लड वेसल्स के अंदर वो गैसेस ट्रैप स्टेट में पाई जाती हैं, जिससे उनको काफ़ी पेन होता है। इसीलिए हम लोग उसके साथ हम लोग हीलियम का भी यूज ऑक्सीजन के साथ करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हम लोग इसको निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। चलिए नेक्स्ट है जो बच्चों नियॉन। तो नियॉन के बारे में अगर बात करें तो इनका उपयोग नियॉन लाइट बनाने में किया जाता है। इनके पास एक विशिष्ट चमक होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये भी एक तरह से इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है बच्चों क्रिप्टॉन, और आपको पता है कि अगला जो है वो आर्गन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन जो है ये बल्ब के अंदर गैस भरा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, काफ़ी गर्म होता है, तो एक बैग जल जाएगा। तो जलने से बचाने के लिए इसको हम लोग कवर कर देते हैं। किससे कवर कर देते हैं? एक शीशे के केस से कवर कर देते हैं, बट ये ग्लास के केस के अंदर एक गैस भर देते हैं जिसका नाम है आर्गन, ताकि दूसरे गैस न पहुंच पाए और ये गैस रिएक्शन नहीं करते हैं आर्गन वगैरह, तो ये ठीक भी पड़ता है। उसके बाद बच्चों है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन एक लैंप आता है, एटॉमिक लैंप, इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और आपको पता है जेनॉन जो है, ये जेनॉन जो है ये गामा रेज और एक तरह से हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन वगैरह के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। उसका आता है बच्चों रेडॉन। रेडॉन का यूज हम लोग रेडियोथेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आप लोगों का छूटा हुआ सारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने आज हैलोजन परिवार तथा नोबल परिवार को कंप्लीट कर लिया। अगेन मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा लास्ट में, कि हम लोगों ने इनकी संरचनाएं HClO2, HClO3, HClO4 को आप लोगों को बना बना के प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे से एग्जाम में आ सकता है। साथ ही साथ जेनॉन के फ्लोराइड्स जो हैं,
इनकी इस इनके अंदर सिग्मा बंधों की संख्या, इनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनकी जो ज्यामिति, इनकी जो संरचना है, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आप लोग को मैंने केमिकल बॉन्डिंग 11th में भी पढ़ाया हुआ था, जिसके अंदर मैंने सिग्मा बॉन्ड और साथ ही साथ लोन पेयर को कैलकुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था। तो इसके अंदर संकरण हाइब्रिडाइजेशन, जैसे इनका ही हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना पड़ा तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, शेप निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे। तो इन सबको निकाल के आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, जरूर पूछा जाएगा कि जैसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि जेनान फ्लोराइड का संरचना बताइए, सिग्मा बंधों की संख्या बताइए, इसकी संकरण बताइए जेनान की। इसको आप अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड द लास्ट, आपको पता है कि पी ब्लॉक में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार ये बनता है कि समूह नंबर 15 या समूह नंबर 16 या समूह नंबर 17 या 18 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में बताइए। ये लॉन्ग में क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछा जाता है बच्चों कि समूह नंबर 15 यानी नाइट्रोजन परिवार या ऑक्सीजन परिवार या हैलोजन परिवार या फिर नोबल परिवार, इसमें से कोई भी एक आ सकता है जिसमें आपसे कह देगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की व्याख्या कीजिए, इनकी ऑक्सीकरण संख्या को समझाइए, या इनका किसी एक पर्टिकुलर से रिएक्शन कैसे ये करते हैं इसके बारे में बताइए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आपको पता है कि समूह के जो सभी प्रथम मेंबर हैं, जिनमें जैसे अगर ऑक्सीजन परिवार की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन, हैलोजन परिवार में फ्लोरीन, ये सब बाकी मेंबर से थोड़ा थोड़ा गुणों में भिन्नता शो करते हैं। ये भी आप लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट याद रखिएगा, एकदम रट लीजिए कि क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इनका आकार छोटा होता है, इनमें डी कक्षक अनुपस्थित होता है। जैसे आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन परिवार अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्न गुण क्यों शो करता है, तो आप बताएंगे कि इनका आकार छोटा है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इनमें डी कक्षक अनुपस्थित है। अगर यहाँ भी पूछ ले कि ऑक्सीजन परिवार अपने समूह के अन्य तत्वों से अलग गुण क्यों दर्शाता है, तो इसका भी सेम आंसर कि ये इसका आकार छोटा है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसमें डी कक्षक अनुपस्थित है। अगर ये पूछ ले कि फ्लोरीन अन्य तत्वों से क्यों अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्न गुण दर्शाता है, तो इसका भी आपको सेम वही उत्तर कि इसका आकार छोटा है, इसमें डी कक्षक अनुपस्थित है, साथ ही साथ ये इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो ये एक तरह से इसको आप लोग अच्छे से इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये एकदम पेटेंट आंसर है इसका। साथ ही साथ लॉन्ग में मैंने जैसे आप लोग को बताया कि नाइट्रोजन परिवार, हैलोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, इन सब के बारे में आपको दे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की विवेचना करिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इनके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि देख लीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, ये सब तो मैंने बता ही दिया था। तो बच्चों ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इस लेसन में या फिर पूरे केमिस्ट्री में, तो आप कभी भी कोचिंग पे आ सकते हैं, हम लोग आपका डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए, रसायन विज्ञान के एग्ज़ाम के लिए तथा अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष देना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा ज़रूर करेंगे। एक बार अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर आप लोग पेपर देने जाइएगा। थैंक यू।